Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now we continue the income from house property, and in this lecture I'm going to explain you about the deduction from gross annual value and the self-occupied house. So both same, the rental income or deduction from annual value and the self-occupied. So deduction from gross annual value. While calculating the taxable income from house property, some deductions are allowed. जब हम मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत आय ज्ञात करते हैं तो उसकी एनुअल वैल्यू में से कुछ डिडक्शन हम देते हैं। तो वो डिडक्शन क्या क्या है? एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर उस हाउस से रिलेटेड कोई लोन लिया है ओनर ने तो उसको डिडक्शन मिलता है, मतलब एनुअल वैल्यू में से उसे माइनस कर दिया जाएगा। तो पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट इज फिक्स। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जितनी भी उसकी एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। सपोज मान लेते हैं कि उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो 50,000 है, तो अगर उसकी एनुअल वैल्यू 50,000 है तो उसका 30% 15,000 का उसको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। ना अगर उसकी एनुअल वैल्यू 1 लाख है तो 1 लाख का 30% 30,000 मिलेगा। अगर उसकी एनुअल वैल्यू 10,000 है तो उसका 30% 3,000 उसका डिडक्शन मिलेगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी बैंक से लोन लिया है आपने और उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो लोन लिया है उसका पर्पस हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, रिन्यूअल करना है, रिपेयर करना है, इसी के लिए होना चाहिए। आपने लोन लेके बेटे की पढ़ाई में लगा दिया, बेटी की शादी में लगा दिया, कार खरीद ली, तो उसका यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये डिडक्शन दो तरीके से मिलता है, एक तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिडक्शन मिलता है। तो पहला प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का डिडक्शन उतना ही मिलता है जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। जैसे आपने एक लोन लिया जून 2016 में, लोन अमाउंट है 1 लाख का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और आपने अभी तक कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होगा वो 1 लाख का 10%। क्योंकि जब आप 19 और 20 में प्रीवियस ईयर के अंदर 18 और 19 में अगर आप पे करोगे तो कितना करोगे? 10,000 ही करोगे ना इंटरेस्ट, क्योंकि 1 लाख का ड्यू है और 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। वहीं अगर अपन ये एग्जांपल लेते हैं कि 2016 में तो लोन लिया 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और 40,000 जो है वो आपने सितंबर 2017 में क्या कर दिया? पे कर दिया। तो जब आपने 17 में पे कर दिया तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहा? 60,000, क्योंकि आप 1 लाख में से 40,000 रुपए तो क्या कर चुके हो? पे कर चुके हो। जब आपने 1 लाख में से 40,000 पे कर दिया तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो कितना रहा? 60,000। तो 60,000 पे 10% 6,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो पहले हमें यह समझना होगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है डेट ऑफ लोन टेकन, जहां से आपने लोन लिया है वहां से लेके जहां तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहते हैं, सॉरी पीरियड कहते हैं। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फिर उसको जितना भी टोटल अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उसको हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। सपोज आपने लोन लिया 1 जून 2014 को, लोन अमाउंट है 1 लाख का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 15 अगस्त 2017। अब जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तभी निकलेगा जब हमारे पास दो डेट्स होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। एक तो डेट होगी हमारे पास कि हमने लोन कब लिया और दूसरी डेट हमारे पास होगी कि मकान बन के तैयार कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ। तो सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हुआ? 1 जून को लोन लिया था तो 1 जून से लगा के 15 अगस्त ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ। अब इसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो 1 जून से जहां से लिया हम वहीं से शुरू करेंगे। 1 जून 2014 से ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2015, ये पहला हुआ। अब वापस 1 अप्रैल से 15 से 31 मार्च 2016,
फिर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 और 1 अप्रैल 2017 से 15 अगस्त को तो मकान बनके कंप्लीट हो गया था। तो जब मकान बनके कंप्लीट हो गया था तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस पीरियड को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहां पर जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे, स्टार्ट तो हमें वहीं से करना है जहां से हमने की लोन लिया है। तो 1 जून को हमने लोन लिया था, तो 1 जून से हमने स्टार्ट किया, तो 1 जून से 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, लास्ट में जहां इस जिस डेट को वो कंप्लीट हो रहा है वो 31 मार्च तक ही कैलकुलेट होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो अप्रैल से अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई और 15 अगस्त मतलब 4.5 महीने कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो ईयर कंप्लीट होने से पहले ही हाउस बनके कंप्लीट हो चुका है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट करते हैं अपन, तो 1 जून से 31 मार्च 10 महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल और 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल। तो ये बनता है हमारा 2 साल और 10 महीने का इंटरेस्ट। तो 2 साल और 10 महीने का इंटरेस्ट, तो 10 महीने का 1 लाख का 10% ये होता है 8,333 और 1 लाख का 10% 2 साल के लिए होता है हमारा 20,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल इंटरेस्ट हुआ हमारा 28,333 रुपए का। अब इसी के साथ रिडक्शन ऑफ प्री इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट था हमारा 28,333 रुपए का, तो डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा हमारा 5,667, ये डिडक्शन हमें दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ये ध्यान रखना है कि एक तो प्रीवियस ईयर का और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, इन दोनों को जोड़ के फिर हम देंगे। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कैलकुलेशन करते समय इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है कि आप शुरू वहीं से करेंगे और खत्म 31 मार्च को ही होगा, और 31 मार्च के बाद अगर वो ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे, चाहे वो 30, अगर यहाँ 15 अगस्त की जगह 30 मार्च 18 भी होता ना तो भी हम उसको नहीं लेते क्योंकि ये ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब होता है जिसमें एम्प्लॉय ओनर जो है, एसएससी ओनर जो है वो खुद रहता है और उसकी मकान की वैल्यू जो होती है, हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो निल होती है, लेकिन उसको डिडक्शन दिया जाता है कि अगर आपने इंटरेस्ट लोन अगर 31 मार्च 1999 से पहले लिया है तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपने आफ्टर 31 मार्च 1999 लिया है तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट आता है जो हमें ध्यान रखने होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ईयर के बीच में या तो हम अपने किराएदार को खाली करवा देते हैं या वो किराएदार खाली करके चला जाता है, तो एम्प्लॉय ओनर जो है वो खुद उस मकान में रह लेता है। तो एक सिचुएशन आती है कि पार्ट ऑफ द ईयर इज लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर ईयर के कुछ पार्ट में एम्प्लॉयर सॉरी टेनेंट रहता है, मतलब किराए पे दिया हुआ है, और कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरे साल लेट आउट है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें जब एक्चुअल रेंट अपन काउंट करेंगे तो पूरा उतना ही करेंगे जितना हमें मिला है। फॉर एग्जाम्पल ये है जैसे if house property is let out at the rate of 10,000 per month for 7 months and self-occupied for 3 months. In this case, while calculating gross annual value, इसको हम 5 months कर देते हैं, 3 months की जगह it is 5 months, ताकि वो पूरे 12 महीने हो जाएंगे। तो 3 months की जगह वो 5 months है, तो 7 महीने मकान जो था वो क्या था, लेट आउट था, और
सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रिमेनिंग 5 मंथ्स। तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट की जब कंपैरिजन होगी एक्चुअल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट हम 7 महीने का ही लेंगे, 70,000 ही हमें कंसीडर करना है, ज्यादा कंसीडर अपन पूरा नहीं मानेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एक्चुअल रेंट जितना हमें मिलेगा उतना ही हम उसको कंपैरिजन में यूज लेंगे। नाउ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे सबसे पहले लिखेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर, और एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा या तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर, और म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर, एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में से कम होगा। फिर हम उसमें से अगर कोई वैकेंसी पीरियड है तो लेस करेंगे, अनरियलाइज रेंट लेस कर देंगे, और म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स की सिचुएशन ध्यान रखनी है, पेड बाय ओनर होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, और उसी साल लेस करेंगे जिस साल उसने पे किया है। तो ये सारी चीजें लेस करने के बाद जो आएगी उसे हम एनुअल वैल्यू कहते हैं, और उसमें से हम डिडक्शन देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन जो अभी समझाया था, और इन सबको लेस करने के बाद जो आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन बहुत बार देता है ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस, तो ये कोई डिडक्शन नहीं होगा इनका, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजिंग रेंट, इस तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 5 चीजें हैं, वैकेंसी पीरियड, अनरियलाइज रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ही माइनस होगी और कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हमें एरियर मिलता है तो वो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को ये डिडक्शंस और सेल्फ ऑक्यूपाइड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्व मैसेज कर सकते हैं मुझे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।